Hello everyone, welcome to Biotalk. Today we'll start with a new topic called cell. Cell is the basic unit of life. Unit in the sense सबसे basic unit मतलब सबसे prime unit of the human body. सेल कुछ सेल मिलके और टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी बनता है. तो सेल सबसे छोटा यूनिट है. कुछ सेल जब मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? टीश्यू मिलता है. टिश्यू हमें मिलता है. तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है कुछ जैसे हम एग्जाम्पल के तौर से लिख सकते हैं लीवर. कुछ लीवर के सेल मिलके हेपाटोसाइट बनाते हैं जिसको लीवर टिश्यू बोलते हैं. देन लीवर कुछ हेपाटोसाइट लीवर टिश्यू वो जब मिल जाते हैं एक होल ऑर्गन बनता है जिसको हम सपोज हेपाटोसाइट हम एग्जाम्पल के तौर से बोल सकते हैं लाइक व्हेन द टिश्यूज आर कंबाइंड, लॉट ऑफ टिश्यूज आर कंबाइंड, वन ऑर्गन इज प्रोड्यूस. Then when whole lots of organ get combined, we will get organ system. Then when lots of organ system combine, like organ system in the sense like excretory system, respiratory system, nervous system, endocrine system, lot of organ system then combine, then whole body will be formed. सो हमारे बॉडी बहुत सारे चीजों को लेके बना है. सबसे बेसिक चीज है सेल. तो सेल का बहुत सारे ये जो आपको वो इमेज दिख रहा है उसमें हमने दिखाया है सेल का बहुत कुछ पार्ट्स लाइक सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेट, साइटोप्लाज्म हम देखेंगे डिटेल. लाइक ये सब जो ऑर्गेनेल्स है हमारे वो जो सेल का है वो एक्चुअली सेल का क्या फंक्शन दिखाते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. तो बेसिकली हम डेफिनेशन के तरफ पे जाए तो ये लिखा है कि सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो आपको मैंने समझा चुका हूँ. बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटा यूनिट एंड बेसिक एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ द बॉडी that is responsible for the life's process, and we can say in other word like this is a structural, functional and biological unit of life. What does it mean? Structural means this is provide a structure to the body. Like बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं. बहुत सारे टिश्यू जब मिल जाते हैं वो और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम ऑर्गन बोलते हैं. सिमिलरली बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद उनमें होल बॉडी फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज ए स्ट्रक्चरल. फंक्शनल मीन्स most of the metabolic and biological functions generally taken place within the cell. Cell is the we can say a powerful place where the lots of things happen. Like a major thing, I can give you one example like energy. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी ऐसा चीज है जिससे हमें कुछ काम करने के लिए जैसे हम मानते हैं ना जैसे हमें चाहिए एनर्जी सो दैट वी कैन डू लॉट ऑफ वर्क. सो एनर्जी कहाँ से मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल के अंदर है, मतलब एक सेल ऑर्गेनेल है. तो सिमिलरली वैसा देखा जाए तो सेल से हमें फंक्शनल बहुत सारा फंक्शनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्लाइकोलिसिस हो गया जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर होता है इसीलिए सेल को फंक्शनल. बायोलॉजिकल दिस इज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट वी कॉल इट एज ए बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ. ईच सेल फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है हम इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं विच इज एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सेल देखो पहली बार सेल डिस्कवर हुआ था किसके बाद, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है. और याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा. तो बेसिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट. सेल प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी. कैसे सब मैं अभी को डिस्कस कर चुका है. सेल जो मिलता है एक टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलता है ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर देते हैं बॉडी को सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोला है. और इसी से इट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात आते हैं तो हम जनरली डीएनए एंड आरएनए की बात करते हैं. सो डीएनए एंड आरएनए जनरली हम न्यूक्लिक एसिड वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं. वो जनरली इसको हम बोलते हैं हेरिडिटोरी मटेरियल. हेरिडिटोरी मटेरियल. हेरिडिटोरी मटेरियल क्या मतलब है इसका? हेरिडिटोरी मटेरियल का मतलब यह है, हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस है ये जनरली जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. सो ये होते हैं ये जनरली हम जैसे कोई भी कैरेक्टर फॉर सपोज आपने नोटिस किया होगा जैसे एक डिजीज को एग्जांपल के तौर से ले
Like if a father or any mother having diabetes, it might have the chances that their offspring might be suffer from diabetes. This is because of this genetic information transformation from mother to offspring, mother and father to offspring. So जनरली सेल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसमें एब्सेंस रहता है ट्रू न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. So these prokaryotic cells are single cell organism like bacteria, archaea, cyanobacteria. Similarly, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अस, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोन. इनका साइज भी मैटर करता है. जो प्रोकैरियोटिक साइज सेल्स होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं एज कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल. Similarly, here hereditary material may be RNA or DNA, but in case of eukaryotic cell, both are the genetic material. Similarly, reproduction by asexual reproduction, here majorly by both sexual as well as asexual reproduction. सो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा उसके सेल के अंदर जाके डिस्कस करते हैं क्या उसका कंपोनेंट. जैसे हम कभी कोई चीज का, जैसे हम गाड़ी खरीद रहे हैं, जब हम गाड़ी खरीदने की बात सुनते, हम जब गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी सीखने से पहले हमें सारे पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए. ये पार्ट्स का क्या काम है, इस पार्ट का क्या काम है, सो दैट वी कैन so that we can drive back that particular vehicle. So because we should know the function of all the parts of that particular vehicle or anything that we are going to deal with. Similarly, जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो we should know that सेल के बारे में जब पढ़ रहे, सेल का क्या क्या हमारे पास जो है ऑर्गेनेल्स है, सेल में किसका क्या फंक्शन है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन, पहले हम जब सेल के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट हम चीज देखते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग जो आउटसाइड सेल में रहता है, प्रोटेक्ट द सेल. और उसका क्या काम है? वो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस. फॉर सपोज it is act as a semi permeable membrane. What do you mean by semi permeable membrane? That it's semi permeable means membrane means it is a type of membrane that will provide a restriction to some of the material, and that can and there is a chance, there is a we can say there is a way that some of the material can enter into the cell. So there is control the movement of the substance and separate internal and external environment. सेल का जो internal and external environment को वो भी separate करता है. साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड मटेरियल होता है इनसाइड द सेल, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. वो उसका स्ट्रक्चर थिक, क्लियर, जेली लाइक फ्लूइड होता है. सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, मेजर साइट फॉर द मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन. जैसे मैं आपको बोला था ग्लाइकोलिसिस, आपको पता होगा ग्लूकोज फॉर्मेशन का, ग्लूकोज का जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वो एक स्टेप होता है. उस वो जनरली साइटोप्लाज्म में वो प्रोसेस जनरली होता है. इनसाइड द इट इज इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स एंड प्रेजेंट, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं. सिमिलरली इन न्यूक्लियस इज द कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, जो हमने डिस्कस किया, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, वो जनरली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एंड सेंड अ सिग्नल टू सेल ग्रो एंड मैच्योर. then when we are going to then now we will going to discuss about cell organelles. cell organelles ऐसा है जो साइटोप्लाज्म के रहते हैं, उस सबका अलग अलग फंक्शन रहता है. जैसे फॉर सपोज आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, राइबोसोम. आप लोगों को सबको पता होगा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सिमिलरली इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वो पावर हाउस है जो एनर्जी सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन कर देता है. अल्टीमेटली हमें एटीपी प्रोडक्शन करता है जो हमें एनर्जी तरफ से हम यूज करते हैं. सिमिलरली गोल्गी बॉडी को सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. व्हिच पार्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइक व्हिच ऑफ द सेल्स पार्ट इज नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस. इसको गोल्गी apparatus को बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज एंड गोल्गी apparatus, because it keeps the transport material on this in the cell. Then endoplasmic reticulum, this helps in metabolism of carbohydrates, synthesis of proteins, steroids, lipids. क्रोमोसोम आपको पता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. जनरली ह्यूमन के केस में 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहे होता है, ये याद रखना. तो उसमें से 1 पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम.
वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम जो ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करते हैं. Then nuclear membrane protect the nucleus by forming boundaries. Then nucleolus site of ribosome synthesis containing cellular and metabolic activity. Then next हम देखते हैं हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल. हमें पता है आपको, अभी मैं कुछ डिस्कस कर रहा था लाइक सेल का ट्रांसपोर्ट. जब हम कुछ मटेरियल लाइक मैंने आपको बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. वो कुछ चीज़ों को अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता है. तो वो जो अलाउ करता है, वो जो कुछ चीज़ों को जो अलाउ करता है, वो जनरली बेसिकली क्या प्रोसेस पे सेल के अंदर एंट्री करते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी ट्रांसपोर्ट देखेंगे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने आपको बताया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कुछ चीज़ों के लिए परमेबल है बट कुछ चीज़ों के लिए परमेबल मेम्ब्रेन. where selective substance can cross the membrane. There are certain conditions such, मतलब देखो ये बता रहा है कि क्या कंडीशन है. कुछ चीजें जो यहाँ पे पार्शियलिटी हो रहा है क्योंकि कुछ चीजें अंदर जा रहे हैं और कुछ नहीं जा रहे. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक कुछ चीजों में ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो बाकी चीजों में, जो बाकी चीजें जो एंट्री कर रहे हैं उसमें नहीं है. क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिसके वजह से कुछ चीजें इस सेल के अंदर एंट्री करें? फर्स्ट क्राइटेरिया इज लिपोफिलिसिटी और वी कैन से हाइड्रोफोबिसिटी. मतलब एक सब्सटेंस जो सेल के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा उसके पास लिपिड सॉल्युबिलिटी होना कंपलसरी और मैंडेटरी है. क्योंकि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो जनरली हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन होता है और लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन होता है. तो हमें पता है लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन है तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली क्रॉस कर जाएगा. सेकेंड क्राइटेरिया है मॉलिक्यूलर साइज. देयर शुड बी ए स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज. मॉलिक्यूलर साइज हमेशा छोटा होना चाहिए सो दैट ये सब्सटेंस इजीली क्रॉस कर पाए जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से. सो क्या क्या मेजर प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल क्रॉस करता है? एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और एक होता है एंडोसाइटोसिस. सो लेट्स स्टार्ट विद पैसिव डिफ्यूजन. पैसिव डिफ्यूजन क्या है? पैसिव डिफ्यूजन होता है सबसे मोस्ट कॉमन मेथड. मोस्ट कॉमन, ये याद रखना, मोस्ट कॉमन ये है. 90% or we can say 90% of the substance can cross the cell membrane by this method only. So this is also known as non-ionic diffusion, downhill process, and it is the major process of maximum drug absorption. So here जैसे कोई जा रहा है तो इसके लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स लगेगा. इधर क्या है ड्राइविंग फोर्स? कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल. कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स के जैसा काम कर रहा है. एंड इट इज ए नॉन सैचुरेबल एंड एनर्जी इंडिपेंडेंट. इसका मतलब क्या है? नॉन सैचुरेबल मतलब ये सैचुरेबल नहीं है. तो सैचुरेबल, सैचुरेशन कब आता है? इफ एनी सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्ट बाय एनी कैरियर then only there will be a saturation of process. आपको एक एग्जांपल के तौर मतलब जैसा आप बताते हैं लाइक आपके पास 10 चॉकलेट खरीदने के लिए पैसा है और सपोज आपके पास 10 रुपया है. एक रुपये का चॉकलेट आप 10 खरीद सकते हो. तो आपको मैं बोला कि मुझे 20 चॉकलेट दो. ऑब्वियसली आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, मतलब 10 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं है. सिमिलरली जब सैचुरेशन प्रोसेस होता है, जब भी हम कोई भी प्रोसेस में कैरियर इन्वॉल्व होता है, कैरियर के पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैरियर. फॉर सपोज आई हैव in our body I have we have 10 carrier, then 10 carrier only carry 10 molecule, not 20 molecule. Similarly, so after carrying 10 molecule this process gets saturated. The other 10 molecule cannot be transported into the cell until that carrier get free. So इसको बोलते हैं सैचुरेबल प्रोसेस. हियर कि नो कैरियर का कोई रोल ही नहीं है तो प्रोसेस सैचुरेशन कैसे होगा? और ये एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है. यहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन जीरो होता है. दिस प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड बाय फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. वो जनरली बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ाते हैं, वो इजीली उसका डेरिवेशन है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब हम बायोफार्मास्यूटिक्स शुरू करेंगे. देन पोर ट्रांसपोर्ट. पोर ट्रांसपोर्ट इज आल्सो कॉल्ड एज कनेक्टिव कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन. दिस इज, यहाँ पे क्या ड्राइविंग फोर्स काम करता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. एंड इसमें
एक मेजर क्राइटेरिया है कि ड्रग शुड बी लो मॉलिक्यूलर वेट एंड वाटर सॉल्युबल। मॉलिक्यूलर वेट कम, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए एंड वो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब वो एक कैसा प्रोसेस है, देखो जैसे ये है हमारे पास सेल और ये है ड्रग। तो हमें सेल को ड्रग को ऑब्जर्व करना है। सेल क्या करेगा, इस ड्रग को एनगल्फ कर देगा। एनगल्फ करने के बाद वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होके दूसरे जगह पे, मतलब मेमोरी के उसको छोड़। तो ये एक एनगल्फिंग प्रोसेस। अब आपको हम दिखाएंगे ये जो आपको डायग्राम वैसा ही होता है। और सपोज इस ड्रग को ट्रांसपोर्ट होना है, तो ये क्या करेगा, मेमोरी ने इसको एनगल्फ कर देगा और इसको ब्लड में दूसरे तरफ जाके उसको छोड़ देगा, एक्सोसाइटोसिस कर देगा इसको। ये जो छोड़ने का प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, और जो टेकअप प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये याद रखना डिफरेंस क्या है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बीच में। एंडोसाइटोसिस a major transport mechanism where observable substance will engulf by the cell, and it is only process where the drug should not have to dissolve in aqueous solution। क्या होता है, देखो कोई भी ड्रग को ऑब्जर्व होना है, सेल के हमारे पास पहले उसको ब्लड में आना पड़ेगा। जैसे हमने कोई टैबलेट लिया तो वो हम सीधा जाके हमारे जीआईटी में एंटर करता है। जीआईटी में हमें क्या है, उसको डिजोल्व होना है। डिजोल्व होने के लिए ड्रग को एक्वस सॉल्युबिलिटी होता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग सीधा एनगल्फ कर रहा है, यहाँ पे तो डिजोल्व होने का जरूरत ही नहीं है। तो वो इसी के लिए बोला है यहाँ पे ड्रग शुड नॉट हैव टू डिजोल्व इन द एक्वस सॉल्यूशन। This phenomenon is responsible for the uptake of macronutrients like fats, starch, oil soluble vitamin like A, D, E, K and drug like insulin। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को याद रखना कि क्या क्या सब्सटेंस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस में ऑब्जर्व करते हैं, लाइक फैट, स्टार्च, ऑयल soluble vitamins A, D, E, K and drug like insulin। It is basically of two type, that is phagocytosis and pinocytosis। फागोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस, सेल खा रहा है मतलब कोई सॉलिड सब्सटेंस को ही खाएगा ना। कोई सब्सटेंस खाएगा तो कोई सॉलिड सब्सटेंस खाएगा, कोई लिक्विड को पिएगा तो वो लिक्विड सब्सटेंस को पिएगा, उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। तो जो सेल को ईटिंग करता है, सेल फागोसाइटोसिस बोलते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। ये जनरली सॉलिड पार्टिकल को टेक करता है, व्हेयरएज इन केस ऑफ पिनोसाइटोसिस लिक्विड पार्टिकल को टेक करता है और लिक्विड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेता है। तो हाँ अभी ओके तो ये वाला पॉइंट थोड़ा देखना, ये इंपॉर्टेंट है। बोटुलिनम टॉक्सिन, लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड साबिन ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जनरली हमारे बॉडी के अंदर पिनोसाइटोसिस प्रोसेस में एंटर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी भी मत भूलना। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू। इफ यू want the next part of the video, then do comment in the comment box so that I could make the next part of the video for you। देखो if you people will interested, then we will going to make more videos in other topics। if you want, then do comment in the chat box। thank you।